हेलो जी, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। बेटा जी, हमारी जो सीरीज चल रही है लैब असिस्टेंट से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, बायोलॉजी में जिन पोर्शन पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं उनमें हमारे पास में अभी हमने जीवों के वर्गीकरण यानी कि ऑर्गेनिज्म आपके पास में या क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड देखें तो हमने कुछ फॉर्म पहले स्टडी कर लिए और इसके अलावा कुछ प्लांट किंगडम से रिलेटेड यानी पादप जगत से रिलेटेड हमने कुछ बातें की, जहां आपके पास में सबसे पहले शैवाल यानी थैलोफाइटा, उसके बाद में हमारे पास ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म यानी आवर्त बीजी पादप। फिर उनके हमने कुछ बेसिक कैरेक्टर है उन पे हमने स्टडी की और उसके बाद में हमने यहाँ पर आपके पास में पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होगा, उस पुष्पी पादपों में भी हमारे पास में जनन के लिए कौन कौन से स्टेप्स रहेंगे और इनमें जनन से पहले की कितनी प्रक्रिया और बाद कितनी, मतलब निषेचन से पहले आपके पास है और निषेचन के बाद कुल कितनी घटनाएं थी आपके पास में 8 घटनाएं, उन सभी पर हम लोग यहाँ पर बात कर चुके हैं। तो आपके पास कोई भी सिंगल क्वेश्चन भी बाहर जाएगा नहीं और आसानी से हम हर क्वेश्चन को यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि बीज के चारों तरफ कौन सा आवरण मिलता है, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ। बाहर की तरफ कौन है, टेस्टा, और अंदर की तरफ कौन है, टैगमैन। तो ये आपके पास में एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है कि यहाँ पर बीज के लिए अंदर की तरफ पाया जाने वाला आवरण कौन सा है, टेस्टा या टैगमैन। सीधी बात है टैगमैन। इसके अलावा मैंने आपको गुणिता बताया है, अगणित, द्विगुणित आपके पास में, जैसे युग्मक है, नर युग्मक हुआ या मादा युग्मक हुआ, ये क्या होते हैं, अगुणित। और उन्होंने इसको पूछा भी है, मैंने आपको याद होगा एक परत बताई थी एल्यूरोन, प्रोटीन की परत, और वो कैसी होती है, 3N होती है, त्रिगुणित होती है। तो कई बार क्या हो जाता है कि वो क्वेश्चन पूछता है कि आपके पास में n बराबर आपके पास में दे रखा है जैसे 5 ही है और वो कहेगा एल्यूरन परत के लिए n बराबर क्या होगा, तो एल्यूरन परत तो 3N है, तो अगर n का मान 5 दे रखा है तो 3N के लिए क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ऐसे हमारे पास से बहुत सारे क्वेश्चंस है जिन पे हम लोग डिस्कशन फ्यूचर में करेंगे। इससे रिलेटेड क्या क्या पोर्शन आते हैं वो सारी बातें होगी। अगर आप लैब असिस्टेंट के रिलेटेड हमारा सिलेबस देखें तो सिलेबस से रिलेटेड आपके पास 2 स्टेप्स है वो क्लियर हो गए हैं और दूसरे स्टेप में हमारे पास में एक चीज़ और आ जाती है जिसे हम लोग कह रहे हैं फंगाई या फिर हमारे पास में कवक के लिए। मेरे पीछे की तरफ आप देखेंगे एक बेहतरीन डायग्राम, एक चित्र बना रखा है आपके पास में, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि फंगाई यानी ये कवक क्या है और किस प्रकार से ये काम करेगी, तो उन पे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में बात करेंगे बेटा जी हमारे पास में फंगाई या फिर हम लोग कवक से रिलेटेड। देखें बेटा क्या है आपके पास में फंगाई। फंगाई जैसे हिंदी में किस नाम से जान रहे हैं हमारे पास में बेटा जी, कवक के नाम से। पहली चीज आपके पास में कोई तुमसे कह दे कि हमारे पास में जो कवक है उसका जो स्टडी है या फिर अध्ययन है उसे क्या कहा जाता है, याद रखना आज के बाद कहीं पर भी अगर पूछा जाए कि कवक से संबंधित जो स्टडी है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसे कहते हैं बेटा जी माइकोलॉजी। क्या कहने वाले हैं, माइकोलॉजी। जैसे हमारे पास में सेल की स्टडी है तो क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। अगर उत्तक की स्टडी है तो क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। इसी प्रकार आपके पास में हमसे कह दिया जाए कि शैवाल की स्टडी है, फाइकोलॉजी। लेकिन अगर कह दें कि कवक का अध्ययन क्या कहलाता है तो याद रखना उस अध्ययन को क्या कहेंगे हमारे पास में, माइकोलॉजी के नाम से इसे जान लिया जाएगा। ठीक है, अगली बात, 5 जगत प्रणाली के अनुसार कवक को कहाँ रखा है, कवक का एक विशेष प्रकार का ग्रुप रखा गया है जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं आपके पास में, माइकोटा। तो दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके पास में, याद रखना बेटा जी आपके पास में जो 5 जगत है उनके अनुसार इनका जो स्थान रखा गया है वो स्थान कहाँ पर है, तो इनको रखा गया है माइकोटा में। कहाँ रखा गया है, माइकोटा आपके पास इस समूह में यहाँ पर रख देंगे हम लोग। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो ये जो आपके पास में कवक है इसको कई बार फ्लैक्चुएट किया गया है। आपने कहा सर कई बार फ्लैक्चुएट किया, मतलब इसका क्या हुआ, 5 जगत के पहले 2 जगत प्रणाली आई, फिर 3 जगत प्रणाली आई, फिर 4 जगत प्रणाली आई, उसके बाद 5 जगत प्रणाली है। आप कहेंगे सर 2 जगत के अनुसार इनको पहले प्लांट में रखा गया था, फिर 3 जगत आए तो इसे प्रोटिस्टा में रखा गया,
फिर 4 जगत आई तो फिर प्लांट में भेज दिया, फिर 5वें पे एक नई माइकोटा आ गई। आप कहेंगे सर हमें कौन सा याद रखना है? बेटा जी आप तो यही याद रखें 5 जगत के अनुसार इसे कौन से स्थान पे रखा गया है या कौन से ग्रुप में रखा गया है, तो माइकोटा के अंदर इसे रखा जाता है। किसे रख रहे हैं? कवक को। नेक्स्ट फॉर्म में बात करें बेटा जी, ये जो आपके पास में कवक या जिसे हम लोग फंजाई कह रहे हैं, ये आपको कहाँ देखने को मिलती है, यानी आपके पास में इनका हैबिटेट या फिर इनका आवास क्या है, ये कौन सी जगह पर पाए जाने वाले हैं? तो बहुत आसान है बेटा, कवक वैसे तो सारी जगह ही आपके पास में देखने को मिल जाएगी। अगर कोई सड़ी गली चीज़ें हैं वहाँ देखने को मिल जाएंगी, कोई नरम क्षेत्र है वहाँ देखने को मिलेगी, कोई गर्म क्षेत्र है वहाँ पर भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा लेदर या फिर चमड़े से रिलेटेड कोई चीज़ है उनके ऊपर भी देखने को मिलेगी। आपके पास फ्रूट वेजिटेबल है यानी सब्जी या कोई फल है उनके ऊपर भी कवक देखने को मिलेगी। इसके अलावा रोटी है या ब्रेड है वहाँ पर भी देखने को मिलेगी। आप कहेंगे सर ये तो सभी जगह देखने को मिलती है। हाँ जी बेटा, ये सभी जगह देखने को मिलती है, इसीलिए इसे कॉस्मोपॉलिटन के नाम से जानते हैं। मतलब ये वर्ल्ड वाइज सब जगह देखने को मिल जाएगी। एक हिंदी में शब्द आता है विश्वव्यापी, यानी सभी जगह देखने को मिल जाती है। याद रखना, तो ये क्या है आपके पास है बेटा जी? ये है आपके पास है बेटा जी कॉस्मोपॉलिटन है। कॉस्मोपॉलिटन कह दो या इसे हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं विश्वव्यापी। ठीक है, एक शब्द और आता है आपके पास है जिसे हम लोग कहते हैं सर्वव्यापी। सर्वव्यापी है मतलब सब जगह विद्यमान है, और सब जगह विद्यमान है इसका मतलब तो कण कण में होगा, और कण कण में तो भगवान मौजूद होते हैं, लेकिन ये वर्ल्ड वाइड सब जगह, इसीलिए मैंने कॉस्मोपॉलिटन के लिए शब्द क्या लिख दिया है? विश्वव्यापी के रूप में ये हमारे पास में देखने को मिल जाती है। किसकी बात कर रहे हैं बेटा जी? कवक की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया आपके पास में? बहुत आसान है, कोई नई चीज नहीं है आपके पास में। यहीं से अगर हम लोग देखें बेटा जी, ये जो हमारे पास में कवक है, इनके कोई तुमसे पूछे कि बताओ कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति, या जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? सेल वॉल के नाम से। बताओ बेटा सेल वॉल किस नाम से बनेगी? तो बहुत आसान है, इनकी सेल वॉल किसकी बनी रहती है? काइटिन की बनी है। नाम याद रखना, किसकी बनी है? काइटिन। कुछ किताबों में काइटिन के साथ में बेटा लिखा जाता है आपके पास में पॉलीसैकेराइड। क्या लिखा जाता है? पॉलीसैकेराइड आपके पास में, यानी आपके पास में शर्करा के फॉर्म है अलग अलग, एक सिंगल है तो मोनो, उससे ज़्यादा ओलिगो, फिर ज़्यादा है तो पॉलीसैकेराइड है। तो याद रखना यहाँ काइटिन के साथ में कौन है? पॉलीसैकेराइड है आपके पास में। और याद रखना ये आपके पास में बहु शर्करा है, वो 2 टाइप की होती है, एक तो आपके पास में होमोपॉलीसैकेराइड और एक है हेट्रोपॉलीसैकेराइड। अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि काइटिन है वो होमोपॉलीसैकेराइड है या हेट्रोपॉलीसैकेराइड है, बेटा जी बिल्कुल कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। आज के बाद में तुमसे कह दिए कि काइटिन किस प्रकार की पॉलीसैकेराइड है, तो सिंपल सा आंसर दे देना, ये कैसी है आपके पास में? होमोपॉलीसैकेराइड। क्या है बेटा आपके पास में? होमोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड है आपके पास में, यानी आपके पास में यह समबहुलक से रिलेटेड आपके पास में हो जाएगी। और इसके अंदर एक कंपोनेंट मिलेगा जिसका नाम क्या है? नाग, NAG। NAG का पूरा नाम एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन। याद रह जाएगा आपके पास में। क्या नाम है आपके पास में? एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन। इसलिए कह रहे हैं कि आपके पास से कभी भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो जाए, लेकिन हमारी तैयारी बहुत बढ़िया और बेहतरीन होनी चाहिए। किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो बहुत सिंपल तरीके से बता दिया। कवक का अध्ययन क्या कहेंगे? माइकोलॉजी। 5 जगत के अनुसार कहाँ रखते हैं? माइकोटा में। ये कहाँ मिलते हैं? सभी जगह मिलते हैं। कुछ किताबें लिखती है ये नरम और गर्म क्षेत्र में, यानी आपके पास में हल्का सा हीट वाला एरिया है या फिर आर्द्र वाली जगह है, वह दोनों जगह पर देखने को मिलते हैं। तो याद रखना आपके पास में ये नरम और गर्म आपके पास में, यानी आपके पास में नरम से मतलब और आपके पास में गर्म से रिलेटेड, यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये आपके पास में आर्द्र वाले पोर्शन में भी देखने को मिलेंगे, हल्का टेम्परेचर वाला पोर्शन है वहां पर भी देखने को मिलते हैं। उसी का नाम क्या है? कवक।
कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी है? काइटिन की बनी है। काइटिन के साथ में क्या है? पॉलीसेकेराइड है। कौन सा पॉलीसेकेराइड है? होमो है कि हेट्रो है? याद रखना, होमो पॉलीसेकेराइड है। होमो पॉलीसेकेराइड में कौन सा केमिकल कंपाउंड है? NAG। NAG का पूरा नाम एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन है। क्या नाम है? एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन है। क्लियर हो गई ये बात आपसे? चलें फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि ये जो हमारे पास है बेटा जी कवक है, ये अपना खाना खुद बनाते हैं या दूसरों पे निर्भर है? आप तो जानते हैं जो खाना खुद बनाते हैं उन्हें कहते हैं स्वपोषी, और जो दूसरों पे निर्भर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? विषमपोषी। याद रखना, कवक हमेशा ही खाने के लिए दूसरों पे निर्भर है, तो ये कैसे हो जाएंगे? विषमपोषी। कैसे हो जाएंगे बेटा जी? विषमपोषी। याद रखना, आपके पास में पोषण की दृष्टि से, आपके पास में पोषण की अगर स्थिति में देखें तो ये कैसे होते हैं आपके पास में? विषमपोषी। कैसे होंगे बेटा जी? विषमपोषी। खाना स्वयं नहीं बनाते, तो आप कहेंगे सर खाना स्वयं नहीं बनाते तो क्या करेंगे? दूसरों पे निर्भर रहेंगे। अगर ये सड़ी गली चीजों पर निर्भर है तो कह दो ये मृतोपजीवी है, और कोई जीवित जीव के ऊपर निर्भर है तो कह दो परजीवी है, और किसी के साथ रहकर खाना खा रहे हैं तो कह दो सहजीवी है। यानी गजब की बात हो गई। विषमपोषी भी कितने प्रकार के हो जाएंगे? 3 प्रकार के। कौन कौन से बेटा जी 3 प्रकार होंगे आपके पास में? तो हम लोग कह सकते हैं कि सड़ी गली चीजों से अगर खाना खा रहे हैं तो इसे हम लोग किस नाम से जानेंगे? इसे हम लोग कह देंगे ये हो जाएंगे मृतोपजीवी। अगर आपके पास में किसी जीवित जीव से खाना खा रहे हैं तो आपके पास में कैसे हो जाएंगे? परजीवी। और अगर किसी के साथ रहकर खा रहे हैं तो कह देंगे सहजीवी। आपको याद होगा सहजीवी के लिए बेटा जी एक एग्जाम्पल आता है जिसे हम लोग कहते हैं लाइकेन। लाइकेन के अंदर कौन होता है? कवक भी होता है और शैवाल भी होते हैं। शैवाल हरे हैं तो खाना खुद बना रहे हैं, और किसे खिला रहे हैं? तो कवक को। तो यहाँ याद रखना सहजीवी के रूप में क्या हो सकते हैं? तो कह देना बेटा जी यहाँ हो सकते हैं लाइकेन। इसके अलावा आपके पास में कौन हो सकते हैं? माइकोराइजा। ठीक है। और सड़ी गली चीजों से अगर खाना खा रहे हैं तो क्या हो जाएंगे? मृतोपजीवी। और किसी जीवित जीव से खाना खा रहे हैं तो कैसे हो जाएंगे? परजीवी। क्लियर है? बहुत आसान है बेटा जी, अच्छे से एक एक पॉइंट को देख लेना। कवक की बात कर रहे हैं, एग्जाम में आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन मिलता है कवक से रिलेटेड, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से आप साथ साथ में ही याद करते हुए चलेंगे। क्लियर हो गई यहाँ पर ये बात कि किस प्रकार का फॉर्म देखने को मिल जाएगा। बात करेंगे बेटा, हमने अभी कहा कि ये सब जगह मिलते हैं, तभी तो शब्द क्या लिखा गया था? कॉस्मोपॉलिटन। क्या लिखा गया है? कॉस्मोपॉलिटन। क्या आप कहेंगे सर ये जो कवक है क्या ये अपना खाना आपके पास में संग्रहित करती है? बिल्कुल। आपके पास में जैसे हमारे पास है भोजन का संग्रह किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के रूप में। जैसे पेड़ पौधों के पास है भोजन का संग्रह है तो स्टार्च के रूप में। इसी प्रकार कवक भी अपना भोजन का क्या करती है? संग्रह। और कोई तुमसे पूछे कि ये अपने भोजन का संग्रह किस रूप में करती है, तो याद रखना इनके पास में जो भोजन का संग्रह होगा वो किस रूप में रहेगा? ग्लाइकोजन, और साथ में किस फॉर्म में बेटा जी? ऑयल के रूप में आपके पास में। इन दोनों कंटेंट के फॉर्म में क्या रह जाएगा? कवक के पास में भोजन का संग्रह रह जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये तो हमें बात समझ में आ गई, लेकिन ये जो कवक है वो किस प्रकार की दिखाई देती है, इनका स्ट्रक्चर किस प्रकार का है? देखते हैं बेटा जी स्ट्रक्चर कैसा है। अगर इनकी संरचना की बेटा मैं बात करूं, इनकी स्ट्रक्चर की बात करें, ये रही इनके पास में इनकी संरचना। बेटा इनकी जो संरचना है वो ऐसे कुछ धागे जैसी संरचना मिलती है, और ये जो धागे जैसी संरचना है इसका नाम क्या होता है आपके पास है बेटा जी? हाइफा। क्या नाम है? हाइफा। अगर आपके पास में ये धागे एक से ज्यादा हो जाए, जैसे ये भी एक धागा है, ये भी एक धागा है, तो एक से ज्यादा धागे हो गए तो इसे हम लोग किस नाम से जानेंगे? इसे हम लोग कह देंगे बेटा जी हाइफी। क्या बोलेंगे? हाइफी। क्या मैं ऐसा कह दूं कि ग्रुप ऑफ हाइफा, हाइफा का जो समूह है वही क्या बनाता है? हाइफी। यानी एक फॉर्म है तो हाइफा और एक से ज्यादा है तो हाइफी।
ऐसे ये कई सारे हाइफी जब आपके पास में मिल जाए, जैसे ये हाइफा, अब ये हो गए हाइफी, अब ये आपके पास में ज़्यादा हो गए, और ज़्यादा हो गए तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा जी? माइसीलियम। क्या नाम होगा? माइसीलियम। तो आप समझ चुके होंगे, अगर एक धागा है तो हाइफा, हाइफा के ग्रुप ने बनाया वो हाइफी, और हाइफी ने जो नेटवर्क बनाया है उस नेटवर्क का नाम क्या है? माइसीलियम। क्या नाम है? माइसीलियम। किसमें है? कवक में है। याद रखना बेटा जी, ये जो माइसीलियम होते हैं ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। आपने कहा कौन कौन से हैं? बेटा 2 प्रकार में अगर हम लोग देखें तो एक तो मिलते हैं हमारे पास में यहाँ पर जिसे हम लोग कहते हैं एसेप्टेट, और एक मिलते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा जी? सेप्टेट। हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं बेटा जी, ये होते हैं आपके पास में अपटीय, और दूसरे होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पटीय। आपने कहा सर अपटीय और पटीय मतलब कैसी संरचना है? एसेप्टेड। जैसे ये आपके पास में माइसीलियम है, और यहाँ इसके पास में ये देखो न्यूक्लियस है, और सेप्टेड में आपके पास में कुछ इस प्रकार के फॉर्म है। बीच में क्या देखने को मिल रहे हैं? सेप्टा मिल रहे हैं या पट मिल रहे हैं। तो आसानी से अंतर बता सकते हैं कौन से सेप्टेड है और कौन से एसेप्टेड है। जिनके पास है बीच में पट नहीं होते वो तो होते हैं एसेप्टेड, और जिसमें पट पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सेप्टेड। बेटा जी ये जो एसेप्टेड वाले हैं उसमें देखो पट नहीं है, तो केंद्रक एक दिख रहे हैं या कई सारे? केंद्रक ज्यादा दिखेंगे, तो सीधी सी बात है जब केंद्रक ज्यादा होंगे तो इसे हम लोग कह देंगे बहु केंद्रकीय संरचना। क्या कहने वाले हैं बेटा जी? बहु केंद्रकीय संरचना, मल्टी न्यूक्लियस स्ट्रक्चर, यानी एक से ज्यादा क्या मिलेंगे इसमें? केंद्रक मिलने वाले। यदि इसमें एक से ज्यादा केंद्रक मिलने वाले हैं तो इसे हम लोग कह सकते हैं सिनोसाइट। क्या कह सकते हैं बेटा जी? सिनोसाइट वर्ड यूज कर सकते हैं। इधर वाले में देखो एक पट में एक ही केंद्रक है आपके पास में, तो ये बहु केंद्रीय नहीं होकर ये कैसे हो जाएंगे? एक केंद्रकीय संरचना देखने को मिलेगी। बहुत आसान है आपके पास में। कवक की संरचना में एक धागे नुमा संरचना है, इस धागे का नाम हाइफा है। हाइफा ने मिलकर जो धागे बनाए उसका नाम हाइफी है। हाइफी ने जो नेटवर्क बनाया उसका नाम माइसीलियम है। और ये माइसीलियम कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। अगर इनके बीच में पट नहीं है, तो अगर पट नहीं है तो इसे हम लोग कहेंगे अपटीय या एसेप्टेड, और एसेप्टेड है तो केंद्रक ज्यादा, तो बहुकेंद्रीय संरचना है जिसे सिनोसाइट कह रहे हैं। लेकिन जिसमें पट पाए जा रहे हैं वो संरचना पटीय हो जाएगी। इसके अलावा बेटा मैं आपको बताऊं तो कवक के पास में कितनी क्लासेज हैं? 4 क्लासेज है। कितने क्लासेज हैं? 4। जैसे आवर्त बीजी में नहीं होता था डाइकोट और मोनोकोट, इसी प्रकार से यहाँ पर भी कितने हैं? 4। मेरे साथ में नाम बोलेंगे, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। कौन कौन से हैं? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। अरे पीछे तो माइसिटीज ही है, शब्द तो क्या यूज कर रहे हैं? फाइको, एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरो। बोलो साथ साथ में क्या होगा आपके पास? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। कितने क्लासें हो गई? 4 क्लासें आपके पास में। और बेटा ये जो दिख रहे हैं ना आपके पास में एसेप्टेड वाली संरचना, ये कहाँ देखने को मिल जाती है? फाइकोमाइसिटीज में। यानी इसका एग्जाम्पल हम लोग बेटा जी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा आपके पास में? ये होगा फाइकोमाइसिटीज हो जाएगा। और इसके एग्जाम्पल एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। बस बहुत आसान है। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्लियर हो गया आपके पास में? इस प्रकार के संरचना पाई जाएगी। ये सारी बातें बेटा किसके लिए हो रही है आपके पास में? कवक के लिए। फंजाई के अंदर इस प्रकार के फॉर्म देखने को मिल जाते हैं।
आप कहेंगे सर कवक के अंदर क्या जनन भी होता है? बिल्कुल बेटा, नेक्स्ट जनरेशन बनाना है उसके लिए जनन भी होते हैं। फिर आप कहेंगे सर इसमें कौन सा जनन होता है? बेटा यहाँ पर आपके पास में कायिक जनन भी है, अलैंगिक जनन भी है और लैंगिक जनन भी है। इसका मतलब इनके पास में तीनों प्रकार के जनन मिलते हैं। वैसे कायिक जनन आपके पास में एक प्रकार का क्या है? अलैंगिक जनन ही है, लेकिन इनका मॉडिफिकेशन या इनका रूपांतरण के आधार पर कितने भाग बनाए अपन ने? 3 भाग बनाए हैं। नाम याद रह जाएंगे आपके पास में? बताओ कौन कौन से आपके पास में रिप्रोडक्शन या जनन के बेस पे चेक करेंगे? तो यहीं पे नोट कर लेते हैं बेटा जी, रिप्रोडक्शन या फिर हमारे पास में जनन। ये रहा आपके पास में रिप्रोडक्शन या फिर कवक के अंदर पाया जाने वाला क्या है बेटा जी? जनन है। बताओ मैंने अभी नाम बताया था, इसमें कौन कौन से जनन मिलते हैं? बताओ भाई जल्दी से। 3 प्रकार के जनन हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? पहला तो था हमारे पास में कौन सा? वेजिटेटिव या फिर कह सकते हैं जिसे कायिक जनन। दूसरा हमारे पास में एसेक्सुअल या फिर लिख सकते हैं कौन सा? अलैंगिक जनन। और तीसरा बेटा जी जो सबसे ज्यादा एडवांस है, और जो सबसे ज्यादा एडवांस है उसी का नाम क्या है आपके पास में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर कह सकते हैं वो होगा लैंगिक जनन। पहले समझ लेते हैं कि इनमें ये जनन के टाइप है किस प्रकार से। नाम तो याद रह जाएंगे कौन कौन से हैं? कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। आप कहेंगे सर कायिक जनन में कौन आएगा? बेटा याद रखना, कायिक जनन के अंदर आपके पास में आ सकता है जैसे खंडन हो गया। इसके अलावा दूसरा टाइप हो सकता है जिसे हम लोग कह सकते हैं बर्डिंग या फिर मुकुलन हो सकते हैं आपके पास में। तो यहां आपके पास में तीसरा हो सकता है फिलामेंटस, आपके पास में तंतुमय। तीसरा कौन सा हो सकता है? फिलामेंटस या आपके पास है बेटा जी तंतुमय। आपके पास में अगर एक धागा है वो 2 भागों में टूटकर अलग हो जाए तो क्या कहेंगे? खंडन है। मुकुलन है, उस धागे पर अतिरिक्त वृद्धि देखने को मिलेगी और वो अतिरिक्त वृद्धि एक नया कवक बनाती है तो मुकुलन है। और हर एक धागा टूट टूट कर आपके पास में एक नया फॉर्म बन जाए, फ्रेगमेंटेशन है। तो याद रखना बेटा आपके पास में फ्रेगमेंटेशन या बर्डिंग या आपके पास में फ्यूजन से रिलेटेड यानी खंडन का फॉर्म है। ये तीनों टाइप किसके हैं? कायिक जनन के। लेकिन आपके पास सॉरी कायिक जनन है तो ये कैसा हो जाएगा? पुराने वाला होगा, प्रिमिटिव होगा। इससे थोड़ा एडवांस लेवल पर चलता है वो कौन सा है? अलैंगिक जनन है। कौन सा है? अलैंगिक जनन। और बेटा ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में भी कितने टाइप है? 2 टाइप है। कौन कौन से? एक का नाम है आपके पास में स्पोरेंजियो स्पोर। क्या नाम है? स्पोरेंजियो स्पोर। और दूसरे का नाम क्या है? कोनिडिया। याद रह जाएगा। बताओ अलैंगिक जनन के 2 फॉर्म कौन कौन से हैं? स्पोरेंजियो स्पोर और दूसरा कौन सा है? कोनिडिया। स्पोरेंजियो स्पोर और कोनिडिया। फिर से बोलो, स्पोरेंजियो स्पोर और दूसरा कौन सा? कोनिडिया। कोनिडिया में क्या है बेटा जी? ये जो आपके पास में मेन बॉडी है, इस मेन बॉडी के ऊपर यहाँ बाहर की तरफ आपके पास में बनते हैं वो कोनिडिया है। और बाहर की तरफ बन रहे हैं तो एक्सो और अंदर बन रहे हैं तो एंडो। तो ये बहिर्जात हुए कि अंतर्जात हुए? तो बाहर की तरफ बन रहे ना बेटा कोनिडिया, तो इसे क्या कहेंगे बेटा जी? एक्सोजीनस। या इसे हम लोग कह सकते हैं ये कैसे होंगे बेटा जी? बहिर्जात के फॉर्म हो जाएंगे। याद रह जाएंगे। बाहर की तरफ बने हैं तो एक्सो, अंदर बन रहे हैं तो एंडो। जैसे स्पोरेंजियो स्पोर इसमें अंदर की तरफ बन रहे हैं तो इसे हम लोग क्या कहेंगे आपके पास में? इसे कहेंगे एंडोजीनस। यानी ये कैसे होंगे बेटा जी? ये अंतर्जात फॉर्म होंगे, यानी अंदर की तरफ बनेंगे। यानी इनके पास में ऐसी बॉडी बन जाएगी स्पोरेंजियो की और इसके अंदर स्पोर होंगे। अंदर है तो एंडो, बाहर है तो एक्सो। अंदर है तो एंडो, बाहर है तो एक्सो। और बाहर वाले किस में मिलेंगे? कोनिडिया में। बोलो किस में है? कोनिडिया में। और अंदर वाले किस में? स्पोरेंजिया में। और ये टाइप किसका है? स्पोरेंजियो स्पोर का।
किसका टाइप है बेटा जी? स्पोरेंजियोस्पोर का। याद रखना स्पोरेंजियोस्पोर है, ये गतिशील भी हो सकते हैं और अगतिशील भी हो सकते हैं। मतलब बेटा मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। यानी बेटा हम लोग यहाँ दो कैटेगरी बना सकते हैं कि स्पोरेंजियोस्पोर कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार के हो सकते हैं। ये चल भी हो सकते हैं और अचल भी हो सकते हैं। चल का मतलब समझेंगे? चल का मतलब जिनके पास फ्लेजिला होता है, जो अपने मर्जी से गति कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चल सकते हैं, वो होते हैं मोटाइल या चल। और जिनके पास फ्लेजिला नहीं होते वो कैसे होते हैं? अचल होते हैं। याद रखना बेटा जी, जो चल और अचल के फॉर्म में चलने वाले हैं इनका नाम क्या है? जूस्पोर। क्या नाम है? जूस्पोर। और जो अचल है उसका नाम क्या है? एप्लेनोस्पोर। याद रह जाएगा आपके पास में, क्या नाम है? एप्लेनोस्पोर। बताओ जल्दी से मुझे, कायिक जनन में कितने प्रकार हैं? 3। कौन कौन से हैं? खंडन है, मुकुलन है और फिलामेंटस तंतुमय है। और यहाँ अलैंगिक जनन में कितने? 2। स्पोरेंजियोस्पोर और कोनिडिया। स्पोरेंजियोस्पोर और कोनिडिया। कोनिडिया बाहर की तरफ बनेंगे तो बहिर्जात है, या फिर क्या कह देंगे? एक्सोजीनस। जो अंदर की तरफ बन रहे हैं, आपके अंदर किधर बेटा? यहाँ आपके पास गोलाकार एक संरचना बनेगी जिसका नाम है स्पोरेंजिया। क्या नाम है? स्पोरेंजिया। और उस स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर है, तभी तो नाम क्या है? अंतर्जात है या फिर एंडोजीनस है। बाहर है तो एक्सो, अंदर है तो एंडोजीनस। यहाँ के स्पोर या फिर बीजाणु कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। अगर आपके पास में एक तो चल वाले हैं और दूसरे अचल वाले। अगर चल वाले हैं तो उसका नाम क्या है? जूस्पोर। क्या नाम है? जूस्पोर। और बिना चलने वाले जिनके पास मोटाइल कंडीशन नहीं है वो कैसे हैं? एप्लेनोस्पोर के रूप में देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? इसके अलावा तीसरा जो सबसे ज्यादा एडवांस है और जो सबसे ज्यादा विकसित है, लैंगिक जनन है बेटा जी। इसके पास में भी क्या बनते हैं? स्पोर बनते हैं। स्पोर बनते हैं मतलब क्या बनेंगे? बीजाणु बनेंगे। यहाँ के बीजाणु का नाम क्या होगा बेटा जी? ऊस्पोर हो गया, एस्कोस्पोर हो गया। यहीं पर आपके पास में बेटा जी बेसिडियोस्पोर हो गया। बस आसान है। ऊस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। दिमाग कह रहा होगा कि सर ड्यूटेरोस्पोर तो दिख ही नहीं रहा है। अरे बेटा जी नाम से समझो, 4 क्लास में चौथी क्लास का नाम क्या था? ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरो मतलब ड्यू है, उसमें कुछ कमी रह गई है, इसलिए याद रखना कवक की ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। बेटा जब लैंगिक जनन होंगे ही नहीं तो आपके पास में स्पोर भी नहीं बनते। इसीलिए मैंने यहाँ 3 ही स्पोर लिखे हैं, ऊस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। क्लियर है बेटा जी? कौन कौन से? ऊस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। ये सारी बातें किसके लिए हैं? लैंगिक जनन के लिए है। क्लियर हो गए? बेटा कोई तुमसे पूछे कि हमारे पास में ये जो कवक है, इस कवक के पास में जो युग्मक या गैमेट होते हैं, याद रखना बेटा जी, ये जो आपके पास में फंगाई है जिसे हम लोग कवक कह रहे हैं, इसके पास में जो युग्मक है वो कैसे होते हैं? एन होते हैं। एन होते हैं मतलब कैसे होते हैं बेटा जी? अगुणित होते हैं। और अगर इसके अंदर हम लोग देखें कौन सा जनन बेटा जी? सबसे एडवांस वाला, जिसे क्या कह रहे हैं? लैंगिक जनन। क्या बोल रहे हैं? लैंगिक जनन। लेकिन याद रखना क्वेश्चन किसी भी प्रकार का घुमा के पूछा जा सकता है। तुमसे कोई पूछे कि कवक के अंदर लैंगिक जनन के कितने पद होते हैं? 3। याद रखना कवक के पास में लैंगिक जनन के कितने पद हैं? 3 पद हैं। 3 पद में कौन कौन से हैं? बहुत आसान नाम है। एक का नाम क्या है बेटा जी? प्लाज्मोगैमी। दूसरा नाम कौन सी है बेटा जी? कैरियोगैमी। और तीसरा कौन सा है? मियोसिस। मियोसिस को क्या बोलते हैं बेटा जी? अर्धसूत्री विभाजन।
आपने कहा सर चलो ये तो अर्धसूत्री है, लेकिन ऊपर वो लिखा उसका क्या मतलब है? बेटा अगर आपके पास दो कोशिका है और उनका कोशिका द्रव्य का संलयन हो रहा है, किसका? कोशिका द्रव्य का संलयन है, तो कह दो प्लाज्मोगेमी। कैरियो शब्द आता है केंद्रक के लिए, दो केंद्रक का संलयन हो रहा है तो कह दो कैरियोगेमी। अरे आसान तो है, कोशिका द्रव्य का संलयन, कोशिका द्रव्य का संलयन है वो है आपके पास प्लाज्मोगेमी, केंद्रक का संलयन है वो क्या है? कैरियोगेमी। में लिख देता हूं यहां पर, प्लाज्मोगेमी में किसका संलयन हो रहा है बेटा जी? याद रखना किसका संलयन है? कोशिका द्रव्य का क्या है? संलयन है। संलयन कह दो, जुड़ना है। और कैरियो शब्द हमेशा याद रखो, कहीं पर भी कैरियो शब्द मतलब कौन है आपके पास में? केंद्रक है। तो यहां केंद्रक का संलयन है, किसका संलयन है बेटा जी? केंद्रक का संलयन है। और ये जो केंद्रक का संलयन है इसे हम लोग कहते हैं कैरियोगेमी। क्या कहने वाले हैं? कैरियोगेमी। और इसका नाम क्या है? प्लाज्मोगेमी। आपने कहा सर ये कैसे काम करेंगे, किस प्रकार की इनके फॉर्म बनेंगे? तो बेटा जैसे हमारे पास में ये कोई दो गैमीट है, इन दोनों गैमीट के अंदर सबसे पहले क्या हो गया? प्लाज्मोगेमी हुआ। प्लाज्मो अगर गेमी हुआ है तो यहां पर आपके पास एक ही कोशिका के पास कितने केंद्रक आ गए? दो। केंद्रक कितने? दो। दो केंद्रक है तो इसे हम लोग कहेंगे डाई कैरियोन। क्या बोलने वाले हैं? डाई। डाई मतलब कितने होते हैं? दो। और कैरियोन मतलब केंद्रक, यानी एक ही कोशिका में कितने केंद्रक हुए? दो, तो कह दिया डाई कैरियोन। उसके बाद में हमारे पास दूसरा स्टेज हुआ, प्लाज्मोगेमी के बाद दूसरा क्या होता है? बोलो भाई, कैरियोगेमी। और कैरियोगेमी में क्या होगा? केंद्रक का संलयन। तो अब हमारे पास एन और एन दोनों मिलके क्या बनाएंगे आपके पास में? 2n। क्या हो जाएगा? 2n। और इसे हम लोग यहाँ पर सिन कैरियोन के नाम से भी जान सकते हैं। अब आपके पास में प्लाज्मोगेमी हुआ, कैरियोगेमी हुआ, और उसके बाद में यहां पर होगा कौन? मियोसिस होगा, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होगा। और आपके पास 2n वापस किसमें बदल जाएंगे? n में बदल जाएंगे। आप तो इतना ही याद रखो बेटा कि यहां पर जब भी लैंगिक जनन होगा तो उस लैंगिक जनन के कितने पद होते हैं? 3 पद होते हैं। 3 पद कौन कौन से? प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। बोलो, पहला कौन सा है? प्लाज्मोगेमी। दूसरा कौन सा है? कैरियोगेमी। और तीसरा कौन सा है? मियोसिस है। क्लियर है आपके पास में? ये आसानी से हम लोग बता सकते हैं। बेटा सबको याद हो रहे अच्छे से? दुर्गा है, सुमन है आपके पास में, निशी है आपके पास में, सुमन अच्छे से याद हो जाएंगे। बहुत आसान है आपके पास में, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। और आपको याद है 4 क्लासें कौन कौन सी है? नाम बताओ जल्दी से। कवक की 4 क्लास कौन कौन सी है? अरे बता सकते हैं 4 क्लास? बोलो। प्लाज्मो, याद हम लोग कहते हैं कि हमारे पास में माइसिटीज से रिलेटेड है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। कितनी क्लासें हैं? 4 क्लासें हैं। एक गजब की और शानदार बात बता दूं बेटा आपको, ये जो हमारे पास में फाइकोमाइसिटी जो पहली क्लास है, तो सीधी बात है पहली क्लास है तो कोई एडवांस तो है नहीं। बताओ एडवांस होगी कि प्रिमिटिव होगी? सीधी बात है पहली क्लास है तो प्रिमिटिव है। और जो हम लोग प्रिमिटिव क्लास के लिए यहाँ पर फाइकोमाइसिटीज की बात करें तो यहाँ पर प्लाज्मोगेमी के तुरंत जस्ट बाद में क्या हो जाती है? कैरियोगेमी। या ऐसे कह दो प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी साथ ही हो गई। प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी क्या हो गई? साथ साथ। तो उसमें बीच वाली स्टेज बनी ही नहीं। कौन सी? डाइकैरियोन। कौन सी अवस्था? डाइकैरियोन। तो एग्जाम में पूछा जाएगा, बताओ डाइकैरियोन अवस्था किसमें नहीं पाई जाती? फाइकोमाइसिटीज में। किसमें नहीं पाई जाती? फाइकोमाइसिटीज में। याद रह जाएगा। कोई तुमसे कहते बताओ फाइकोमाइसिटीज में डाइकैरियोन क्यों नहीं पाई जाती, तो कह देना भाई वहां पर प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी क्या हो रही है? साथ साथ हो रही है। और इतनी जल्दी हुई कि वहां पर हमें ये स्टेज दिखाई नहीं। कौन सा? डाइकैरियोन नहीं दिखा। तो बताओ डाइकैरियोन किसमें नहीं दिखते? कौन सी क्लास में नहीं दिखते? फाइकोमाइसिटीज में। याद रह जाएंगे। कौन सी क्लास में? फाइकोमाइसिटीज में। यहां लिख देता हूं बेटा, याद रह जाएगा आपको। यहां पर नोट लगा के लिख देते हैं अपन। लिख देते हैं बेटा जी यहां पे फाइकोमाइसिटीज में डाइकैरियोन
अवस्था नहीं पाई जाती, डाइकैरियन अवस्था नहीं पाई जाती। तो आप कहेंगे फिर पाई किस में जाएगी? अरे फाइको के आगे बढ़ो, फाइकोमाइसिटीज के बाद कौन आता है? फाइकोमाइसिटीज के बाद आते हैं एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरो का नाम नहीं लेना है। आप कहेंगे ये कैसे हो गया? अरे याद करो, ड्यूटेरो ड्यू है कुछ, उसके अंदर तो लैंगिक जनन ही नहीं हो रहा है। जब लैंगिक जनन होगा ही नहीं तो उसमें ये 3 स्टेप भी नहीं मिलेंगे। अब को कह दे कि बताओ डाइकैरियन के अंदर क्या मिलेगी? प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी या मियोसिस? अरे उन्हें कह देना आपके पास में कि हमारे पास में यहाँ ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर लैंगिक जनन ही नहीं है, तो ये 3 स्टेज भी नहीं मिलती। तो ये तीनों स्टेज कहाँ मिलेगी? तो तीनों स्टेज के लिए तो कहेंगे लैंगिक जनन में। लेकिन एक याद रखना है, ऊपर मैंने नोट लगा के लिखा है, फाइकोमाइसिटीज में डाइकैरियन अवस्था नहीं पाई जाती। तुमसे पूछे कि किसमें पाई जाती है तो फिर से नोट लगा के लिख देता हूं बेटा, याद रखना डाइकैरियन अवस्था किसके पास से मिलेगी? एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज में पाई जाती है। क्लियर हो गया अब आपके पास में? फिर से पूछूं, बताओ ड्यूटेरोमाइसिटीज के पास में क्यों नहीं है? क्योंकि ड्यूटेरोमाइसिटीज के पास में तो लैंगिक जनन ही नहीं पाया जाता। बताओ आपके पास डाइकैरियन किसमें मिलते हैं? डाइकैरियन 2 जगह ही मिलते हैं। किधर बेटा? एस्कोमाइसिटीज में और बेसिडियोमाइसिटीज में। किसमें नहीं है? फाइकोमाइसिटीज में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद क्या हो जाती है? कैरियोगैमी हो जाती है। क्लियर है बेटा जी आपके पास में? बहुत सिंपल, बहुत आसानी से मैं चीज़ें यहाँ पर आपको बता रहा हूँ जिससे चीज़ें आसान आपके लिए बन जाए। तो हमने क्या क्या चीज़ों पे बातें की है बेटा जी? अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमने आज वाली क्लास में सबसे बेहतरीन डायग्राम के फॉर्म देखे, जिसे हम लोग कह रहे हैं हमारे पास में कवक है। और कवक बेटा जी आपके पास में कवक का अध्ययन क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। क्या नाम है? माइकोलॉजी। आपसे कह दें भाई कवक कहाँ मिलते हैं? कह दो सब जगह मिलते हैं आपके पास में। किसी भी नम वाली भूमि पर मिल सकते हैं, गीले पत्थर पर भी मिल सकते हैं, नरम और गर्म क्षेत्र में मिल सकते हैं। वो आपके पास में चमड़े के किसी वस्तु से रिलेटेड हो सकते हैं, वो आपके पास फ्रूट और वेजिटेबल से रिलेटेड आपके पास में हो सकते हैं। और जो सब जगह मिलते हैं उसी का नाम क्या है बेटा जी? कॉस्मोपॉलिटन। क्या नाम है? कॉस्मोपॉलिटन। बताओ 5 जगत प्रणाली के अनुसार इनका कौन सा ग्रुप है? तो कह देना इनका ग्रुप, उसका नाम माइकोटा है। इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कह दो काइटिन की। साथ में क्या होता है? पॉलीसैकेराइड। कौन सा पॉलीसैकेराइड? होमोपॉलीसैकेराइड या हेट्रोपॉलीसैकेराइड? तो कह देना होमोपॉलीसैकेराइड। और बेटा ये जो होमोपॉलीसैकेराइड का केमिकल फॉर्म कौन सा? NAG। पूरा नाम एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन। नाम बोलो, एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन। यहीं से पूछे कि आपके पास में ये खाना स्वयं नहीं बनाते। जो खाना स्वयं नहीं बना रहे तो स्वपोषी हुआ या विषमपोषी? विषमपोषी। अब विषमपोषी की भी कई कैटेगरी हो सकती है। सड़ी गली चीजों से खाना खा रहे हैं तो कैसे हो जाएंगे? मृतोपजीवी। दूसरों पे जीवन यापन कर रहा है जो जीवित है तो वो कैसे होंगे? परजीवी। और इसके अलावा किसी के साथ रहकर अपना जीवन चला रहे हैं तो सहजीवी हो सकता है, जैसे माइकोराइजा या लाइकेन हो गया। उसके बाद में हमने बेटा यहाँ पे डिस्कशन किया कि ये जो कवक है इसका जो सिंगल धागा है, धागे नुमा संरचना है, उसका नाम हाइफा। हाइफा का समूह मिला वो हाइफी। हाइफी ने बहु केंद्रीय से रिलेटेड, या कह दो कि बहुत सारे हाइफी मिलकर संरचना बना रहे, उसका नाम क्या है? माइसीलियम। बताओ एग्जाम में आ जाए कि हाइफी का नेटवर्क क्या कहलाएगा? हाइफी का नेटवर्क क्या होगा? माइसीलियम। क्या रहेगा? माइसीलियम। और एक धागा है उसका नाम क्या होगा? हाइफा। और हाइफा मिलकर क्या बनाएंगे? हाइफी। अब आपसे पूछे कि माइसीलियम कितने हैं? 2। ए सेप्टेड और सेप्टेड, अपटीय और पटीय। और अपटीय है तो उसका एग्जाम्पल
फाइकोमाइसिटीज। अपटीय के बीच में पट या सेप्टा नहीं होते तो केंद्रक एक होगा कि ज्यादा होंगे तो संरचना होगी बहुकेंद्रिकीय संरचना, इसी का नाम क्या होगा, सीनोसाइट। ठीक है, और वहां आपके पास में एक के अंदर एक ही केंद्रक मिलेगा, एस्को में, बेसिडियो में और ड्यूटेरो में। क्लियर है, समझ में आ रहा है बेटा सबको? चले, फिर उसके बाद में हमने कहा कि इनमें जनन कितने टाइप के हैं, 3 हैं। कौन कौन से? कायिक जनन है, अलैंगिक जनन है और लैंगिक जनन है। और लैंगिक जनन में बेटा याद रखना जो युग्मक है वो युग्मक आपके पास में अलग अलग हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं वो आपके पास में कैसे हो? आइसोगेमी, दूसरे एनआइसोगेमी और तीसरा कौन सा है, ऊगेमी। आप कहेंगे सर अब इन तीनों का क्या मतलब हुआ? आइसो मतलब समान, गेमी मतलब युग्मक है, इनमें नर और मादा युग्मक दोनों समान होते हैं तो आइसोगेमी। बेटा इसे हिंदी में कहते हैं समयुग्मी। अब तो याद रह जाएगा, क्या नाम है? समयुग्मी। युग्मक का समान होना आइसोगेमी, समयुग्मी। अलग अलग होना यानी छोटे बड़े होना है तो क्या कहेंगे, एन आइसोगेमी, या फिर हिंदी में इसी को कहते हैं बेटा जी आपके पास में विषम युग्मी। क्या बोलेंगे? विषम युग्मी। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां नर और मादा हमेशा फिक्स संरचना है। आपने कहा फिक्स कैसे? बेटा नर हमेशा छोटे होते हैं और मादा हमेशा बड़ी। नर हमेशा चलायमान होते हैं और मादा कैसी होती है? अचल होती है। तो याद रखना यहां पर आपके पास में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, याद रखना रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आपके पास है वो क्या होती है? फिक्स होती है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का फिक्स होना मतलब यहाँ नर छोटा और चलायमान और मादा बड़ी है और कैसी है? अचलायमान होती है। और यहाँ पूछे कि बताओ कायिक जनन में, तो कहना खंडन है, मुकुलन है और आपके पास में यहाँ तंतु में हो सकते हैं। इधर चेक करेंगे तो अलैंगिक में 2 है, स्पोरेंजियोस्पोर और कॉनिडिया। क्या नाम है? स्पोरेंजियोस्पोर और कॉनिडिया। स्पोरेंजियोस्पोर में भी कितने? 2 है। कौन कौन से? एक तो आपके पास में चल है और एक अचल है। अगर चल है तो जूस्पोर है और अचल है तो एप्लेनोस्पोर है। और जो इसके स्पोर बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है, नाम कॉनिडिया। और कोई पूछे अंदर की तरफ है तो स्पोरेंजियोस्पोर होगा। और लैंगिक जनन तो याद रह जाएंगे, ऊस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर है। ड्यूटेरो क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उसमें लैंगिक जनन नहीं है। फिर आगे बढ़े तो हमने कहा कि यहाँ पर लैंगिक जनन, याद रखना बेटा जी बातें किसकी चलने वाली है? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के कितने पद होते हैं? 3। नाम बोलो, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। फिर से बोलो, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। कोशिका द्रव्य का संलयन होना प्लाज्मोगेमी, केंद्रक का संलयन होना कैरियोगेमी है। और बेटा यहीं पे अगर चेक करें कोशिका विभाजित हो रही है तो कौन सा है? अर्धसूत्री विभाजन। ये रही देखो 2 युग्मक का संलयन हुआ कोशिका द्रव्य का, प्लाज्मोगेमी। दोनों केंद्रक साथ आए तो डाइकैरियोन, फिर कैरियोगेमी हुआ तो सिनकैरियोन बना और फिर अर्धसूत्री विभाजन से वापस एन बन गया। लेकिन याद रखना ये जो स्टेज है जिसे क्या कह रहे हैं? डाइकैरियोन। डाई मतलब 2 और कैरियोन मतलब केंद्रक 2 है। ये कहाँ मिलते हैं? एस्कोमाइसिटीज में और बेसिडियो में। फाइको में क्यों नहीं मिलते? क्योंकि वहां पर प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद क्या हो जाती है? कैरियोगेमी। प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद क्या होता है? कैरियोगेमी। तो मैंने लिख दिया फाइकोमाइसिटीज में डाइकैरियोन अवस्था नहीं मिलती, डाइकैरियोन अवस्था एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में मिलेगी। ड्यूटेरो में क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर लैंगिक जनन ही नहीं होते। क्लियर है बेटा? ये हमारे पास में यहाँ हमने सारा डिस्कशन कर लिया। अब बेटा हम लोग अगली क्लास में जब देखेंगे तो हम लोग कवक की 4 क्लासें पढ़ेंगे, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे लाइकेन को। तो आप देखेंगे आपके सिलेबस के अंदर 2 यूनिट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और बहुत ही आराम से और एक एक चीज़ को समझते हुए। क्योंकि बेटा जब मैंने कहा ना समझ में आ जाएगा उसके बाद तो 1 शॉट चलाएंगे, 1-1.5 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर ही खत्म। तो वो आपके पास में तभी समझ में आएगा जब इसका ब्रीफली स्टडी पहले हो जाए। अगर आपने एक एक चीज़ को अच्छे से पहले से पढ़ रखा है तो फिर तो 1 शॉट में आराम से क्या हो जाएगा? समझ में आ जाएगा।
नहीं तो आप खुद सोचो, अगर अपन पहले ही ये कंडीशन डाल के रख दें कि यहाँ पर स्टार्टिंग में, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ पर शुरू हो जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना है, 1 बाई 1 ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख कर चलेंगे, याद हो जाएगा आराम से। तो बेटा कल हम लोग कवर की 4 क्लासेज और इसके बाद में हम लोग यहाँ पर लाइकेन पे बात करेंगे, उसके बाद ये यूनिट कंप्लीट होंगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन की भी मैंने की थी बात, वो क्वेश्चन भी अच्छे से मैं तैयार करवा रहा हूँ बेटा। और साथ साथ में बेटा एक चीज़ और है आपके लिए, 2016, 2018, 2022 इन सभी के अंदर भी जो जो क्वेश्चन आए आपके पास में लैब असिस्टेंट से रिलेटेड किस टाइप का क्वेश्चन है, उनको भी साथ लेके आ रहा हूं मैं, जिससे आपको पता चले कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो बेहतरीन पढ़ रहे हैं, तो आप में किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक है, इसी प्रकार बेटा नेक्स्ट हम लोग और मिलते रहेंगे इसी में। जब तक के लिए बेटा आपके पास में जय श्री कृष्णा, सभी को राधे राधे।